स्वागत है साथियों आप लोग का एडू क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 9 के बारे में, जो कि विज्ञान सब्जेक्ट से लिया गया है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों सजीव विशेषता एवं आवास। ठीक है, ये अध्याय 9 है जो आपकी क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट में जब 9वां चैप्टर आप लोग खोलेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पहेली और बोझों के बारे में बताया गया है कि यह दोस्तों छुट्टियों में भिन्न भिन्न स्थानों की सैर करते हैं। जैसे मतलब ये लोग ऋषिकेश घूमते हैं, गंगा नदी देखते हैं। ठीक है, हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। ठीक है, और ये लोग चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष को भी देखते हैं। और इसके बाद ये लोग राजस्थान की यात्रा करते हैं। तमाम जगह ये लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बताया गया है इसमें कि ये लोग नागफनी के अनेक पौधे भी एकत्र करते हैं। और ये दोस्तों इन्होंने जानने की भी कोशिश की थी कि क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। ये दोस्तों मतलब गर्मियों की छुट्टियों में ये लोग घूमने के लिए जाते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों का ये लोग पता लगाते हैं कौन से स्थान पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और यह लोग यह भी पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या पृथ्वी पर कोई स्थान ऐसा भी है जहाँ पर कोई भी जीव ना हो। ठीक है, बुझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया और उसके अंदर एक अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा कि उसमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसमें एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। देखिए दोस्तों, बुझो सोचता है कि मैं अपने घर में जाकर देखता हूँ। एक अलमारी उसको ध्यान में आता है और उसको खोलकर देखता है। सोचता है कि यहाँ पर कोई सजीव नहीं होगा। फिर भी उसकी नज़र पड़ती है दोस्तों, उसमें एक छोटी सी मकड़ी होती है, उसको नज़र आ जाती है। घर से बाहर भी वह जो है किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। चित्र 9.1 में पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया। उससे पता लगा कि लोगों ने ज्वालामुखी के मुँह आने से भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाली है। इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो पहेली है ये पता करते करते इसने ये भी पता लगाया कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सूक्ष्म से भी मतलब छोटे छोटे जीवों की खोज निकाली है और उसका गहन अध्ययन कर चुके हैं। देखिए ये 9.1 है, इसमें देखिए ये पढ़ाई कर रही है लड़की। ठीक है, ये आपका बुझो है। अब 2 भेड़ बकरियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन लोग का देखिए यहाँ पर बैग है। ठीक है, तो हम लोग सजीवों के लिए खोज आगे जारी रखते हैं। देखिए इसमें बता रहा है, आपका हेडिंग ये है सजीव एवं उनका परिवेश। तो सजीव कैसे होते हैं, उनका परिवेश कैसा होता है, चलिए जानते हैं। देखिए पहेली एवं बूझा के मस्तिष्क में एक विचार आता है और जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वह किस प्रकार के जीव वहाँ पर मतलब किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। ये लोग जहाँ जहाँ पर गए थे वहाँ पर इन्होंने अपना विचार लगाया कि वहाँ पर किस किस प्रकार के जीव रहते होंगे। जैसे मरुस्थल में ऊँट होते थे, पर्वत में बकरी होती थी या याक होते थे, और पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ होती थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही बता रहा है, साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव भी सभी स्थानों पर उपस्थित होते थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे एवं क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न होते थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का जो परिवेश होता था यह कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्रियाकलाप 1 दिया गया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या बताया इसमें। देखिए क्रियाकलाप 1 में बता रहा है कि आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को जो है 9.1 के कॉलम में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं एवं जंतुओं एवं पौधों के नाम भी लिखिए आप। ठीक है,
यहाँ पर दिखाया दे रहा है कि साड़ी में लिखिए, इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर साड़ी 9.1 में भर सकते हैं। अपने माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह दोस्तों ये आप लोग करिएगा। ठीक है, अगली हेडिंग आपको बता रहा है दोस्तों आवास एवं अनुकूलन। तो आवास और अनुकूलन, तो जहाँ पर अनुकूलन बनता है वहीं पर आवास बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर अनुकूलन बन सकता है? तो क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम एवं समुद्र वाले कॉलम को बता रहा है। इसमें मरुस्थल वाले कॉलम को और समुद्र वाले कॉलम को मैं दिखा देना चाहता हूँ। यही कॉलम है दोस्तों आपका। ठीक, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा तो आपको पूरा दिखाई देगा। ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान में, वन में। तो वन में मतलब कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? ठीक है, और समुद्र क्षेत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? अन्य स्थान पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? ये सारे आपको साड़ी 9.1 में, ठीक है, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में भरना है। देखिए आगे बता रहा है कि ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन 2 कालमों के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश हैं? समुद्र में तंतु तथा पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों जानते हैं अच्छी तरीके से। और देखिए दोस्तों बता रहा है कि मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जो मरुस्थल होता है दोस्तों, वहाँ पर जल क्या होता है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और यहाँ पर नदी नाले नदी और समुद्र भी नहीं है कि यहाँ पर मतलब जल इकट्ठा हो सके। मरुस्थल में बहुत गर्म एवं रेत जो होता है वो रात में बहुत ठंडा हो जाता है। देखिए दिन भर मरुस्थलों में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में जो रेत होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुएं जो होते हैं भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ ऊँट दिखाई दे रहा है आपको कि ये ऊँट एवं उनका परिवेश। तो ऊँट रेगिस्तान में ही रह सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि समुद्र तथा मरुस्थल जो भिन्न प्रकार के परिवेश के, और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं देखते हैं। ऐसा नहीं है? आइए भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र में से जंतुओं, ऊँट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। ठीक है, ऊँट के पैर लंबे होते हैं और जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। चित्र 9.2 में जैसा कि हम लोगों ने ऊँट को देखा है, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी कम नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का जो ह्रास होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए जल के बिना वे अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इस ऊँट को रेगिस्तान का दोस्तों घोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे ये फिगर दिखाया गया है, इसमें देखिए मछलियों को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की मछली देखिए, यहाँ रेड वाली मछली, ये अलग मछली है, ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों कि आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें, और इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया भी गया है। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृतियों में कुछ समानता दिखाई देती हैं? इन सभी का जो शरीर होता है धारा रेखी होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो वाली वीडियो आप नहीं पढ़ी है तो वो वाली वीडियो आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है।
जो मछलियों का शरीर होता है दोस्तों चिकने सल्कों से ढका होता है, और ये जो सल्क होते हैं मछली को सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, और उन्हें जो साथ जल में सुगम गति करने का भी सहायता करते हैं। तो जो मछलियों के बारे में ये थोड़ा सा आपको बताया गया है। आगे बता रहा है दोस्तों कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतु में से केवल 2 उदाहरण लिए थे। हम देखते हैं कि सजीवों को इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिनमें से प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसी को दोस्तों हम लोग अनुकूलन का नाम दे सकते हैं। विभिन्न जंतुएं जिन्हें परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। ठीक है, और बता रहा है कि किसी सजीव का वह स्थान जहाँ पर वह रहता हो उसका आवास कहलाता है। ठीक है, तो सजीव का ऐसा स्थान जहाँ पर वो लोग निवास करते हैं उनका आवास कहलाता है। चाहे वो जल में हो तो जल में रहेंगे तो जलीय आवास, और अगर स्थल में रहेंगे तो उनका स्थलीय आवास हो जाएगा। अब आपको दोस्तों अगला दिखाई दे रहा है कि विभिन्न आवासों की यात्रा। ठीक है, तो विभिन्न आवासों की यात्रा क्या होती है, चलिए हम लोग जानते हैं। इसमें कुछ मरुस्थलीय आवास हैं, तो मरुस्थल के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊँट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुएं एवं पौधे में क्या होता है, आपको उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, बिल में मरुस्थलीय जंतु। देखिए यहाँ पृथ्वी के ऊपर देखिए बिल में किस प्रकार से मरुस्थलीय जंतु यहाँ पर अपना बसेरा करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो दोस्तों ऊपर जो गया है, ठीक है, यह बिल का छेद है, और इसी से घुसकर यहाँ अंदर उनका निवास स्थान है। ये इधर भी निवास स्थान है। इस तरीके से छोटे छोटे जीव रहते हैं यहाँ पर। आगे बता रहा है दोस्तों कि मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, और रात्रि के समय जो है तापमान में काफ़ी कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वह बिल बनाकर अंदर दिन भर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान काफ़ी गर्म होता है, और रात में तापमान जब ठंडा हो जाता है तो वे लोग अपने बिल से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग है आप लोग का दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र। तो चलिए हम लोग जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। इनमें तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल हिमपात भी होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपने 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देखिए। ठीक है, तो हम लोग 9.6 आपको दिखाते हैं। पर्वतीय आवास के देखिए जो वृक्ष हैं ये किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पर्वतीय वृक्ष एक तरीके से देखिए पर्वत जैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, और जानते हैं इनके बारे में। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने वृक्षों को अन्य क्षेत्र में भी देखा है। इसमें बता रहा है दोस्तों कि जब आप पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर अन्य प्रकार के वृक्ष देखते हैं, और ऐसे वृक्ष क्या किसी आप अन्य स्थान पर देखते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं दोस्तों ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं ये वृक्ष। जैसे देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कुछ फिगर दिखा रहा हूँ जंतुओं के। अभी हम लोग वृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मतलब जितने भी जानवर हैं ये एक जानवर हो गया, बी वाला देखिए ये अलग जानवर हो गया। ठीक है, और सी वाला देखिए
ये अलग जानवर हो गया। देखिए जो ए वाला है इसको हम पहाड़ी तेंदुआ बोलते हैं। ये देखिए क्या है आपका पहाड़ी तेंदुआ है, ठीक है। और बी वाला जो है ये क्या है, पहाड़ी याक है। ये पहाड़ों पर पाया जाता है, पहाड़ी याक, ठीक। और सी वाला जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये पहाड़ी बकरी है। इधर बकरी होती तो खाने में मज़ा आता, ठीक है। पहाड़ी बकरी है। देखिए ये 3 प्रकार के हैं। अब चलिए हम लोग पुनः वृक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं जो वृक्ष होते हैं दोस्तों। किस प्रकार के होते हैं, शंक्वाकार टाइप के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया है। एक सेकंड दोस्तों, आगे बढ़ गया। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने चित्र में दिखाया है आपको, देखिए ये किस प्रकार का शंक्वाकार के टाइप का होते हैं सब ये जो वृक्ष होते हैं, ठीक है। और बता रहा है कि इनकी जो शाखाएं होती हैं वो तिरछी होती हैं तथा इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इनमें वर्षा का जल जो होता है एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियां आकार वाले कुछ वृक्ष मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के का अनुकूलन और मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। देखिए दोस्तों, आप पूरे भारत में चाहे पूरे विश्व में आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर रहने का एक अपना अलग अलग अनुकूलन होगा। कुछ लोग देखिए दोस्तों रेगिस्तान में भी रह लेते हैं जहाँ पर 55 डिग्री 60 डिग्री 55 डिग्री तक सेल्सियस में तापमान हमेशा रहता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे एक तरीके से मानिए आप हिम ग्लेशियर पर भी कुछ लोग रहते हैं, वहाँ पर पारा माइनस में हमेशा रहता है। तो लोग जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ का उस टेम्परेचर में वो लोग ढल जाते हैं, ठीक है, उस अनुकूलन को ढल जाते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पर हर प्रकार का मौसम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हर प्रकार के मौसम में लोग हर प्रकार के मौसम से लड़ने के लिए अनुकूलन बना लेते हैं। इसी प्रकार आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, ठंडे देशों में जाएंगे तो वहाँ पर 11 महीने टोटल 10 महीने ठंडा ही पड़ता है। केवल 1-2 महीने मतलब गर्मी पड़ती है। तो उस टाइम जो इंडिया में सब टूरिस्ट आते हैं जो अंग्रेज़ होते हैं वो अपने मतलब 1-2 महीने की छुट्टी में एक तरीके से मानिए जब वहाँ पर गर्मी पड़ती है तो लोग गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये लोग कब आते हैं, ठंडियों के दिनों में आते हैं, क्योंकि वह जो मौसम होता है वो उनके लिए अनुकूलन है, ठीक है। लेकिन हमारे जो भारत के लोग हैं ये हर मौसम में रहने के अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करते हैं घास स्थल के बारे में। ये आपकी अगली हेडिंग है जिसका नाम है घास स्थल। देखिए शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। यह मटमैले और हल्के भूरे रंग का होता है। शेर एवं हिरण का चित्र देखिए 9.8 में। तो मैं अभी 9.8 में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ए में जो दिया है ये शेर का चित्र है, ठीक है। ये अक्सर कहाँ किस स्थल पर रहते हैं, घासी वाले मैदान में ज़्यादा रहते हैं। ये आपका हिरन है, ये हमेशा इसका शिकार करता रहता है। इन लोग की दोस्ती शिकारी वाला काम हमेशा चलता रहता है। हिरन जो है भागता है, शेर पकड़ता है, तमाम प्रकार से लोग अपना खेल खेलते हैं और अंत में हिरन मारा जाता है, शेर का पेट भरता है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एक हिरन और हिरन का चित्र दिखाया गया। दोनों जंतुओं की आँखें एवं चेहरे किस प्रकार स्थित हैं, क्या वे जो चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में हैं। शेर के अगले पैर को जो नखर हैं वो लंबे होते हैं जिससे वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान
उसे घास में सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और बता रहा है दोस्तों कि जो जिस प्रकार ये इसका रंग जो है दोस्तों मटमैला कलर का है। ये देखिए घास में किस प्रकार सा छिपा सा लगा नज़र आ रहा है कि उसी में ढल गया है। ठीक, आगे बता रहा है कि शिकारी को पता भी नहीं चलेगा कि चेहरे के सामने आँख उसे वन में कहीं दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो शेर है वह शिकार करता है। अगली हेडिंग है आप लोग की जिसका नाम है कुछ जलीय आवास में समुद्र हेडिंग है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं समुद्र के बारे में, क्या होता है समुद्र, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखी होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकती है। स्क्वैड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का जो शिकार होता है आमतौर पर धारारेखी नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाली शिकारों को पकड़ते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है कि इसमें कि जब वे जल में चलते हैं तो अपने शिकार को धारारेखी बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल नाम का होता है, क्लोम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से ये लोग सांस लेते हैं। और डॉल्फिन तथा व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में जो है गिल नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकार श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकलते हैं तथा एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन अथवा अन्य समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? दोस्तों आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो डॉल्फिन का मतलब कभी कभी समुद्री एरिया में उसको दिखाया जाता होगा कि डॉल्फिन व्हेल जैसी मछलियाँ किस प्रकार से मतलब चलती हैं, सांसें उसे लेती हैं। ठीक है, तो बता रहा है अगली हेडिंग तालाब एवं झील। क्या होता है तालाब और क्या होती है झील, चलिए जानते हैं। देखिए, क्या आपने तालाब एवं झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते हुए देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इस पौधों को पत्तियों, तने और जड़ में जो है किस प्रकार व्यवस्थित हैं, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मतलब जल के आसपास उगने वाले कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर, कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं दोस्तों वो हमेशा जल में तैरते रहते हैं और कुछ पौधे होते हैं वह मतलब उसके किनारे उग जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के सब पौधे हैं। जैसे आप लोग जलकुम्भी का नाम सुना होगा, बेर्रा का नाम सुना होगा। ये मतलब अक्सर मतलब छोटी छोटी नदियाँ तो नहीं, तालाबों मतलब अक्सर पाए जाते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे चर्चा करेंगे हमारे आसपास के जीव। तो हमारे जो आसपास के जीव हैं, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में रहने वाले सभी जंतुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। और कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव में कौन से उदाहरण हैं, तो आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। और वृक्ष आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर जो है, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्ती, मृत जंतु और छटक एवं काई मांस वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से वे कौन सजीव हैं? ठीक है,
हमने चारों ओर देखिए दोस्तों पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में हम सोच सकते हैं तथा उन्हें निर्जीव या सजीव समूहों में बांट सकते हैं। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जो हो गया जैसी वस्तुएं सजीव नहीं होती हैं। पहली एडवर्ड लीयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद भी मतलब यह लड़की पढ़ रही है। देखिए एक कंप्लीट नॉनसेंस का एक छंद है। चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए लड़की मतलब इसको दिखा रही है पूरा, ये किताब के ऊपर ही लिखा है। ये दोस्तों ये आपका किताब है उसके ऊपर। मेज में कुर्सी ने कहा, मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपती हूँ एवं अपने पैरों की विदाई से यदि हम थोड़े टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। अब फिर तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। ठीक है। आगे बता रहा है कि मेज ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। ये देखिए दोस्तों मेज और कुर्सी के बारे में बात हो रही है। तो मेज के पास मतलब 4 पैर होते हैं और आपकी कुर्सी के पास भी 4 पैर होते हैं। ठीक है। तो मेज के पास 4 पैर होते हैं, अपना कुर्सी के पास भी 4 पैर होते हैं। तो ये लोग आपस में मतलब झगड़ा कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग चल सकते। ये सब दोस्तों मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ठीक है। अगला हेडिंग आपका दोस्तों बता रहा है सजीवों में उत्सर्जन। तो चलिए जानते हैं सजीवों में उत्सर्जन क्या है। ठीक। देखिए दोस्तों जो सभी सजीव जो होते हैं वो भोजन करते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु क्या होते हैं मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। निर्जीव वस्तु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निर्जीव बिना जान के, जिसमें जान ना हो। जैसे ऐसी वस्तुएं आसपास आपको दिखाई देंगी जिनमें जान नहीं होगा। और जैसे आप लकड़ी ले सकते हैं, एक समय मतलब जैसे अगर वो पौधा या पेड़ होगा तो उसमें जान होगा। अगर उसको काट कर आप उसका जो उस लकड़ी का यूज़ कर लीजिए, कपड़े उसका मतलब बेड बना लीजिए, चाहे कुछ और चीज़ बना लीजिए, तो वह उपयोग तो होगी लेकिन उसमें जान नहीं होगा। जैसे आपके पास कापी किताब पेंसिल तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं होता है उसका, लेकिन हम लोग उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। सजीव वस्तुओं में क्या होता है दोस्तों, सजीव वस्तुओं में जिसमें जान होता है। ठीक है। जान का मतलब जैसे मान लीजिए अगर एक पेड़ है तो पेड़ हरा है तो उसमें जान है। और मान सकते हैं हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, तमाम प्रकार के जो वस्तुएं हैं, तमाम प्रकार के जो जीव हैं जिसमें जान होता है वे लोग सजीव की श्रेणी में आते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग सजीव और निर्जीव को खूब अच्छी तरीके से जाने होंगे। अब उत्सर्जन के बारे में हम लोग और बातचीत करते हैं। देखिए बता रहा है कि जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन से बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा दोस्तों इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है। तो शरीर के द्वारा जब अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप लोग कस के दौड़ देंगे तो शरीर से पसीना निकलने लगेगा। उसी पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो उत्सर्जन के माध्यम से निकलने लगेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग उत्सर्जन खूब अच्छी तरीके से समझे हैं। अब हम लोग बता रहे हैं क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं। वे नीड़ में अंडे देते हैं
और कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें जो उनसे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। देखिए दोस्तों, जो जैसे कोई पक्षी है, मान लीजिए कबूतर उदाहरण के तौर पर, आपने मतलब देखा होगा अपने आसपास कि कोई ना कोई वृक्ष पर, चाहे आपके घर की पटनी पर एक ना एक घोंसला ज़रूर बना होता है। उसमें दोस्तों अंडे होते हैं कुछ, तो वो एक चिड़िया आती है रोज़, वो उस पर बैठती है, तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसमें से बच्चे मतलब निकल आते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो चिड़िया होती है, आप मानिए तो रोज़ एक तरीके से अंडे को सेती है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद रिजल्ट ये आता है कि वो जो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अंडे से बच्चे के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो चिड़िया होती है दोस्तों, पहले अंडे देती है जिसमें स्फुटन द्वारा नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं। आगे बता रहा है दोस्तों, जंतु प्रजनन द्वारा अपने संतान उत्पन्न करते हैं, और भिन्न जंतुओं में प्रजनन का जो ढंग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, कुछ जंतु जो होते हैं वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, जैसे जन्म देने वाली देखिए यहाँ पर गाय हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, और भी मान सकते हैं आप कुत्ता भी, मतलब जो डॉग का मतलब इस जो कुतिया होती है वो जन्म देती है बच्चों को। और मान लीजिए जैसे पौधों में प्रजनन, पौधे भी प्रजनन करते हैं, और जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे जो होते हैं बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। अब हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पौधों में भी प्रजनन होता है। ठीक है, ये बीज से देखिए यहाँ से फिर जड़ निकल गया, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर यहाँ से देखिए एक बीज से कई बीज बन गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कुछ पौधे बीजों के अतिरिक्त कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू का कलिका वाले भाग से नए पौधे बनते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आलू है, एक छोटा सा पहले बोया जाता है, फिर उससे निकलता है तो जो जड़ होता है तो उसमें देखिए तमाम सारे आलू उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं दोस्तों यह पूरा अच्छी तरीके से आप लोग प्रजनन वाला समझे होंगे। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। विभिन्न सजीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। बता रहा है दोस्तों, क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो हाँ, जो सभी सजीव हैं वे लोग गति करते हैं। ठीक है, और आगे आपका बता रहा है कि फिर जीवन क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलिए थोड़ा सा जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए आप, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल भी नहीं हो सकता, परंतु हमने अपने चारों ओर पाया है कि जाने वाले जीवों को विविधता को देखकर अचानक ही मुँह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं हर बार की तरह। जैसे इसमें अनुकूलन का प्रयोग हुआ है, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन। ठीक है, बाकी आगे इसका सारांश दिया है, और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है दोस्तों। 8 क्वेश्चन को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये आप लोग का पूरा समाप्त हो गया। ये थोड़ा सा दोस्तों मेरे अनुमान से तो लंबा था, हाँ, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो 9वां चैप्टर आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।